Hello everyone, this is chapter 4 of class 9th structure of the atom। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा कि जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं किसी भी मैटर के। इस चैप्टर में हमें पढ़ना है कि जो एटम है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, वो किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है। तो एक ओवरव्यू लेते हैं हम एटम का। ये एक एटम है, इसके अंदर एक बहुत स्मॉल डेंसली पैक्ड न्यूक्लियस होता है, इसको न्यूक्लियस बोला। और इसके न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स और होते हैं, तो ये एक ओवरव्यू है एटम के स्ट्रक्चर का। और जो ये न्यूक्लियस है ये एटम के साइज के हिसाब से बहुत स्मॉल होता है। अब एटम में क्या क्या होता है, एटम में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं। में जो ये चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं इनकी डिस्कवरी कैसे हुई, अब हम ये देखते हैं। नॉर्मली जब हम किसी बैलून को लेते हैं और उसको वॉल के साथ चिपकाने की कोशिश करते हैं तो वो नहीं चिपकता, लेकिन जब हम उसी बैलून को अपने सर के साथ रब करके और दीवार पे चिपकाते हैं तो वो चिपक जाता है। इससे हमें ये पता चलता है कि बैलून में भी कुछ चार्ज है और रब करने से जो चार्ज आ गया, और दीवार में भी, जिसकी वजह से वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल है कॉम्ब एंड पेपर का। जब हम कॉम्ब को डायरेक्टली कॉम्ब से पेपर को उठाने की कोशिश करते हैं तो वो नहीं उठता, लेकिन जब हम सर में कॉम्ब करके और फिर पेपर को उठाने की कोशिश करते हैं तो वो उसके तरफ खींचना शुरू हो जाता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि सब मैटर्स में चार्जेस होते हैं जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। नाउ डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी की जे थॉमसन ने 1897 में। उन्होंने एक कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने पार्टिकल्स इमिट हुए कैथोड से जो टूवर्ड्स एनोड की तरफ जा रहे थे, और उन्हें जो कि नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स थे, और उन्हें नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन्स। इसकी डिस्कवरी की थी ई गोल्डस्टीन ने इन 1886। उन्होंने ये डिस्कवरी की बाय गैस डिस्चार्ज एक्सपेरिमेंट, और उन्होंने देखा कि कैनाल रेज जो है वो निकल रही थी, और उनको उन्होंने बाद में नाम दिया प्रोटॉन्स। अब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स के मास की बात करें तो जो इलेक्ट्रॉन्स का मास होता है वो अप्रॉक्सीमेटली नेग्लिजिबल होता है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ प्रोटॉन्स। मास ऑफ प्रोटॉन वॉज अप्रॉक्सीमेटली 2000 टाइम्स एज दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। उनके मास को 1 यूनिट मानते हैं और उसके चार्ज को +1, लेकिन जो मास है इलेक्ट्रॉन का वो नेग्लिजिबल होता है, लेकिन उसका चार्ज -1 होता है। Protons were in the interior of atom whereas electrons could easily be removed off but not protons। जो protons होता ये देखा गया, जो protons होते हैं वो ना एटम के अंदर होते हैं, अंदर के साइड होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बाहर के साइड होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स को हम रिमूव भी कर सकते हैं। एटम का स्ट्रक्चर कैसा है, इस चीज़ का पता लगाने के लिए बहुत सारे मॉडल्स आए। जैसे हमने पिछले चैप्टर में पढ़ी थी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, जिसमें ये बोला गया था कि जो एटम्स है वो इंडिविजिबल होते हैं, लेकिन जो बाद में जो मॉडल्स आए उनसे हमें ये पता चला कि जो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी थी वो फेल हो गई थी, कि जो है वो इंडिविजिबल है। लेकिन बाद में पता चला कि जो एटम्स है उसमें भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। फिर इसके बाद मॉडल आया थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम। अकॉर्डिंग टू थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम, उसने बताया कि जो एटम है उसमें जो वो प्रोटॉन्स है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब पूरे एटम में फैले हुए हैं, और इलेक्ट्रॉन्स जो है उसमें एम्बेडेड है लाइक पुडिंग्स। उन्होंने कुछ ऐसा बताया, और इस मॉडल को इसकी वजह से नाम मिला वॉटन मॉडल, प्लम पुडिंग, रेजिन पुडिंग। इस वजह से इस मॉडल का ये सारे नाम पड़े। थॉमसन्स मॉडल के अकॉर्डिंग एन एटम possesses spherical shape in which the positive charge is uniformly distributed and electrons are embedded into it।
the negative and positive charges are equal in magnitude, so the atom as a whole is electrically neutral. थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम से हमें पता चला कि जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है. लिमिटेशन ये थी कि जैसे इन्होंने बताया कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉजिटिव चार्ज होता है और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स एम्बिटेड होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता एटम में, उनका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत डिफरेंट होता है. बाद में ये सब पता चला. थॉमसन्स मॉडल के बाद आया रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम, जो कि बेस्ड था अल्फा पार्टिकल्स पे. अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, वो पॉजिटिवली चार्ज हीलियम न्यूक्लियाई होते हैं और इनकी जो पेनिट्रेटिंग पावर होती है वो बहुत कम होती है. रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में गोल्ड फॉइल का यूज़ किया और उन्होंने इतनी थिन लेयर ली गोल्ड फॉइल की, अबाउट 1000 एटम्स थिक, क्योंकि वो एटम का स्ट्रक्चर जानना चाहते थे. अल्फा पार्टिकल्स जो होते हैं वो डबली चार्ज्ड हीलियम आयंस होते हैं और उनका मास 4u होता है. अल्फा पार्टिकल्स हैव कंसीडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हेन मूविंग. रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में क्या क्या था, उन्होंने एक लेड ब्लॉक शील्ड ली जिसके अंदर उन्होंने रेडियो एक्टिव सैंपल लिया जो इमिट करता है अल्फ़ा पार्टिकल्स की बीम, जो कि अल्फ़ा पार्टिकल्स की जो बीम है वो गोल्ड फॉइल से पास होती है और जो बीम है अल्फ़ा पार्टिकल्स की वो जब डिफ्लेक्ट होगी तो जो ये जिंक सल्फाइड स्क्रीन है इस पे कुछ ना कुछ निशान बनाएगी, जिससे हमें पता चलेगा कि कहाँ कहाँ पे वो डिफ्लेक्ट हुई है. तो रदरफोर्ड ने ये सोचा था कि जो अल्फ़ा पार्टिकल्स का जो मास होता है वो ज़्यादा होता है सब एटॉमिक पार्टिकल्स से, तो उन्हें लगा कि लार्ज डिफ्लेक्शंस तो देखने को नहीं मिलेंगी, लेकिन ऑब्जर्वेशंस मिले उनसे वो सरप्राइज हो गए. फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या था, जो मोस्टली जो पार्टिकल्स थे वो स्ट्रेट पास हो गए गोल्ड फॉइल से. सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या था, कुछ पार्टिकल्स ऐसे थे जो स्मॉल एंगल्स से डिफ्लेक्ट हो गए. और थर्ड ऑब्जर्वेशन ये था कि 1 आउट ऑफ एवरी 12,000 पार्टिकल्स ऐसे, मतलब 12,000 में से एक पार्टिकल ऐसा था जो पूरा ही रिबाउंड हो गया. तो इससे हमें क्या कंक्लूजन्स मिले, इससे हमें ये कंक्लूजन्स मिले कि जो मोस्ट ऑफ द मास है जो एटम का वो डेंसली कंसंट्रेटेड है इन द सेंट्रल रीजन, जो कि बहुत छोटा है और उसे नाम दिया गया न्यूक्लियस. और जो न्यूक्लियस, सेकंड कंक्लूजन ये मिला, जो न्यूक्लियस है वो सराउंडेड होता है इलेक्ट्रॉन से जो मूव करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस विद ए वेरी हाई स्पीड इन सर्कुलर पाथ्स कॉल्ड ऑर्बिट्स. थर्ड कंक्लूजन ये मिला, जो न्यूक्लियस है वो उसका साइज जो है वो बहुत छोटा है एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ एटम. रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज अबाउट 10⁵ टाइम्स लेस देन रेडियस ऑफ द एटम. मतलब न्यूक्लियस इतना छोटा है रेडियस से, एटम से. इस मॉडल की भी बहुत सारी लिमिटेशंस थी. ये मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया एटम की स्टेबिलिटी को. जैसे इस मॉडल में बोला गया है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, तो वो मूव करेंगे तो वो एनर्जी लूज करते जाएंगे और फिर वो गिर जाएंगे. तो मतलब ये स्टेबिलिटी को वो नहीं कर पाया, एक्सप्लेन नहीं कर पाया. इट सेज नथिंग अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स. इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर के बारे में नहीं बता पाया. ड्यूअल कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड. तो इसकी लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए आया बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम. बोहर्स मॉडल ऑफ एटम में बोहर ने बताया कि कुछ ऐसी डिस्क्रीट ऑर्बिट्स होती हैं जिनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस इनसाइड एन एटम. वाइल रिवॉल्विंग इन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स द इलेक्ट्रॉन, जो इन ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते टाइम जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एनर्जी रेडिएट नहीं करते, और इन ऑर्बिट्स जिनमें वो घूमते हैं उनको उन्होंने बोला एनर्जी लेवल्स. इन एनर्जी लेवल्स को नाम दिया, जैसे के शेल है, एल शेल है, एम शेल है, एन शेल है. फर्स्ट वाली को 1, सेकंड को 2, थर्ड को 3, फोर्थ को 4. लेकिन इस मॉडल की भी बहुत सारी लिमिटेशंस थी.
that it could not explain the spectra of multi-electron atoms. It doesn't follow de Broglie's concept of wave-particle duality for matter. It is also not able to explain Heisenberg uncertainty principle. अब न्यूट्रॉन क्या है? न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था जे कैडविक ने. न्यूट्रॉन जो है उसके पास कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन उसका न्यूट्रॉन्स का जो मास होता है वो इक्वल होता है टू दैट ऑफ प्रोटॉन्स. न्यूट्रॉन्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ ऑल एटम्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन. हाइड्रोजन के अंदर न्यूट्रॉन्स नहीं होते. किसी भी एटम का मास निकालने के लिए हमें मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन्स करना पड़ता है ऐड, तब हमें मास मिलता है किसी एटम का. अब हमें देखना है कि जो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट कैसे किए जाते हैं डिफरेंट शेल्स में, और ये हमें बताया बाय बोहर एंड बरी ने. तो इसके कुछ रूल्स होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं. फर्स्ट रूल क्या है कि एक ऑर्बिट में, एक शेल में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ये हमें एक फॉर्मूले से पता चलता है, और वो फॉर्मूला है 2n². और n यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है शेल नंबर. जैसे K शेल है तो उसका नंबर 1 होता है, L शेल है तो 2, M शेल है तो 3, N शेल है तो 4. तो अब देखते हैं हम कैसे निकालते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो K शेल है तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर तो 2. L शेल में ऐसे ही यहाँ पे 2 आ जाएगा उसका स्क्वायर, तो 2 इंटू 4 तो 8. ऐसे K शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 होते हैं, L शेल में 8, M शेल में 18, N शेल में 32. सेकेंड पॉइंट ये है कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में आ सकते हैं उसका नंबर है 8. मतलब सब 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट में नहीं हो सकते. थर्ड पॉइंट इज इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट एकोमोडेटेड इन ए गिवन शेल अनलेस द इनर शेल्स आर फिल्ड. मतलब हम सीधा बाहर की जो शेल्स होते हैं उनमें पहले फिल नहीं कर सकते. मतलब जैसे K शेल है, पहले हमें उसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल करने पड़ेंगे, फिर L में, फिर M में, फिर N में. हमें ऐसे सीरीज वाइज अंदर से बाहर की तरफ इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, ना कि ऐसे ही किसी में भी फिल कर देने हैं. अब वैलेंसी क्या है? जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, वैलेंसी जो है वो कंबाइनिंग कैपेसिटी है एटम्स की विद अदर एटम्स. मतलब जैसे हमारे हाथ होते हैं, हमारे 2 हाथ हैं तो हम दोनों हाथ में ही चीज़ पकड़ सकते हैं. जैसे किसी के 10 हाथ है तो वो 10 हाथों में चीज़ें पकड़ सकता है. ये टेबल है, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिखाया है. जैसे हीलियम है तो इसके इस K शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 2 आ सकते हैं, तो ये कम्प्लीटली फिल्ड हो गया. अब लिथियम है तो इसमें 2 आते हैं, इसमें 1 हो गया, तो इसकी वैलेंसी 1 हो गई. अब नेक्स्ट है बेरिलियम, तो यहाँ K में 2 आ गए, बचे हुए L में आ गए 2, तो इसकी वैलेंसी भी 2 आ गई. ऐसे ऐसे करते करते एक वैलेंसी ऐसे ही रहेगी. अब इन केस ऑफ नाइट्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें आ गए, बचे 5, वो इसमें आ गए. तो अब आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो या तो इसे 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने पड़ेंगे या 5 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने पड़ेंगे टू बी स्टेबल. इलेक्ट्रॉन ये गेन करना इसके लिए इजी होगा 5 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने से, तो इसकी वैलेंसी 3 हो जाएगी. ऐसे ही इस केस में ऑक्सीजन को स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज गेन करना इजी है देन टू लूज 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसलिए इसकी वैलेंसी 2 हो जाएगी. ऐसे ही फ्लोरीन के केस में 7 इलेक्ट्रॉन्स लूज करना ज़्यादा मुश्किल है देन टू गेन 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसकी वैलेंसी 1 हो जाएगी. हीलियम ही एक ऐसा इनर्ट एलिमेंट है जिसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं. बाकी जितने भी इनर्ट एलिमेंट्स हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं. तो हम वैलेंसी उन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं जो कि गेन किए जाते हैं या लॉस किए जाते हैं या शेयर किए जाते हैं टू मेक ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल.
तो वो हमें उसको हम कंबाइनिंग कैपेसिटी या वैलेंसी ऑफ एलिमेंट बोलते हैं। अब एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं किसी भी एटम में, उसको हम एटॉमिक नंबर बोलते हैं और इसको डिनोट किया जाता है बाय लेटर Z। अब मास नंबर क्या होता है? मास नंबर इस प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कितने हैं किसी एटम में, उसको मास नंबर कहते हैं। और इस मास नंबर को हम एटॉमिक मास भी कहते हैं। इसको डिनोट किया जाता है बाय लेटर A। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स को कंबाइन करके हम एक टर्म देते हैं जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। अब जैसे किसी ये मास नंबर और एटॉमिक नंबर को शो कैसे करते हैं? जैसे ये ऑक्सीजन एटम है तो ये एटॉमिक नंबर हो गया और ऊपर एटॉमिक मास हो गया। अब आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स वो एटम्स होते हैं एलिमेंट्स के जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट डिफरेंट मास नंबर। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, इसमें जो एटॉमिक नंबर है प्रोटियम में, ड्यूट्रियम में, ट्रिटियम में, सब में 111 है, लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट है। तो ये एग्जांपल है हाइड्रोजन का। ऐसे ही कार्बन 12 और कार्बन 14 में एटॉमिक नंबर 6 है, लेकिन एटॉमिक मास एक में 12 है, एक में 14 है, तो जिसकी वजह से ये दोनों आइसोटॉप्स हैं। आइसोटोप्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो सिमिलर होती हैं, लेकिन जो उनकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो डिफरेंट होती है। जो हर एक आइसोटोप है, जैसे प्रोटियम है अलग है, ड्यूट्रियम अलग है, ट्रिटियम अलग है, वो हर एक आइसोटोप जो है एलिमेंट का वो एक प्योर सब्सटेंस है। आइसोटोप्स की एप्लीकेशंस क्या क्या है? जो यूरेनियम का आइसोटोप है वो यूज़ किया जाता है एज ए फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। सेकेंड एप्लीकेशन इज़ जो कोबाल्ट का आइसोटोप है वो यूज़ किया जाता है इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। थर्ड एप्लीकेशन इज़ जो आयोडीन का आइसोटोप है वो यूज़ किया जाता है इन द ट्रीटमेंट ऑफ गॉइटर। जैसे हमने आइसोटोप्स पढ़े वैसे ही आइसोबार्स होते हैं। आइसोबार्स एंड आइसोटोप्स में ये डिफरेंस है कि आइसोटोप्स में एटॉमिक नंबर सेम होता था, लेकिन आइसोबार्स में एटॉमिक मास सेम होता है बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। फॉर एग्जांपल जैसे कैल्शियम और आर्गन है, इनका एटॉमिक मास है 40, लेकिन कैल्शियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 20 है और आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है।